नमस्कार। साहित्य भारती के स्वाधीनता विशेषांक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। हिमाद्रितुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता। साहित्य, पत्रकारिता और वाङ्मय को हमारी आजादी की लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी को भी उसमें विविधता में एकता का एहसास होगा। विविधता यूं कि लगभग एक सदी के दौरान किया गया ये लेखन भारत की हर भाषा में किया गया। बोलियों ने भी अपनी भूमिका निभाई। तब के लिखे हुए कुछ अमर गीत आज भी स्कूलों और विशेष समारोहों में गाए जाते हैं। जनमानस में देशभक्ति का जज्बा जगाने में इस कालखंड में साहित्य की सभी विधाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काव्य और उपन्यास की कई कालजयी कृतियां आज पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। एक और विविधता का बोध होता है। इस समग्र लेखन का मकसद बरतानवी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाना तो था ही, साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और जटिल विषमताओं को दूर कर एक शिक्षित सुसंस्कृत परिवेश का निर्माण करना भी था। देश के हर अंचल से इस दौरान शिक्षाविदों के अनुपम कार्य के उल्लेख मिलते हैं। विविधता की बात तो हुई, अब एकता की बात। सामूहिक जनभावना को अगर महासागर की उपमा दें तो भाषा, शैली और विधा की ये अनगिनत धाराएं एक साथ बहते बहते प्रतिरोध और जागरूकता का ऐसा सैलाब ले आई कि उसमें औपनिवेशिक सपने डूबते गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इतना ही नहीं, इस लेखन और संग्राम ने उसी समय कई अन्य देशों को भी प्रेरित किया, औपनिवेशिक शासनों के खिलाफ आवाज उठाकर स्वाधीनता हासिल करने में। गांधी वाङ्मय के विदेशी अनुवाद के वैश्विक असर की हम कल्पना ही कर सकते हैं। कलम के सभी सिपाहियों को पत्रिका का नमन। सुनते रहिए राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। जो प्रण राखे धर्म को, तेहि राखे करता। हमने पत्रिका की शुरुआत में कहा था कि देशभक्ति के जज्बे के प्रखर उदाहरण हमें देश के सभी अंचलों से मिलते हैं। इन मंत्र रो जाप करे, इतो मेवाड़ी सरदार। मेवाड़ राजस्थान वैसे भी महान देशभक्तों के कृतित्व के लिए जाना जाता है। आज एक लघु परिचय वहीं के एक अनुकरणीय सपूत का, जिन्होंने देशभक्ति के साथ साथ शिक्षा और नारी सशक्तिकरण पर भी बल दिया। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। राजस्थान केसरी ठाकुर केसरी सिंह बारहट। जंगल मंगल देश मारे प्यारो लागे, मारो रे जंगल मंगल। आसानी से नहीं मिली आजादी। वे शीश जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, उनमें से बहुत से देशवासियों ने देश की आजादी के लिए अपने शीश कुर्बान कर दिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे ही बिरले नायक थे ठाकुर केसरी सिंह बारठ। बारठ जी ने देश की आजादी के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया। आपके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारठ को अंग्रेजों ने यातनाएं देकर जीवित जला दिया। आपके भाई जोरावर सिंह बारठ देश भर में साधु का भेष धारण कर स्वतंत्रता की अलग जगाते रहे और दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। देवपुरा शाहपुरा के जागीरदार ठाकुर केसरी सिंह बारठ का संबंध मेवाड़ से रहा और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान के बीज यहीं पर बढ़े। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के मौके पर दिल्ली में दरबार आयोजित किया, जिसमें देश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ की परंपरा का निर्वाह करते हुए इसमें शामिल नहीं हुए। उनके इस निर्णय के पीछे थे केसरी सिंह बारठ द्वारा रचे 13 सोरठे, जिन्हें नाम दिया गया चेतावनी रा चुंगटिया। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। ये 1903 की घटना है। महाराणा को दिल्ली जाना और उनको रास्ते में ये पत्र देना, ये बहुत बड़ी बात थी
कि उनका पत्र पहुंचाया और उन्होंने जो दोहे जो लिखे, जिनमें से एक कितना सुंदर लिखिए आप कि पग पग भम्या पहाड़ दरा छाड़ राख्यो धर्म और ईसु महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंदरे, जंगलों और पहाड़ों में दर बदर होकर पैदल भटकते फिरे और राज्य का मोह छोड़कर धर्म की रक्षा की। इसलिए महाराणा और मेवाड़ ये दोनों शब्द हिंदुस्तान के हृदय में बसे हुए हैं। गण गढ़िया घमसान तोई राण सदा रैया निडर, अब पेंखत्ता फुरमान हलचल किम फतमल हुए। फतमल महाराणा फतेह सिंह जी के लिखे हैं, अनेकानेक घोर युद्ध हुए तब भी महाराणा सदा निर्भय बने रहे, किंतु अब सिर्फ शाही फरमानों को देखते हुए ही है फतेह सिंह ये कैसे हलचल मच गई है कि तुम दिल्ली जा रहे हो। गिरदा गजा घमशान और न चे धर्माही नहीं, उमावे किम महाराण गज दो से रागिरद में, निश्चय ही जिसके मदोन्मत्त हाथियों द्वारा युद्ध स्थल में उड़ा हुआ गर्दा पृथ्वी में नहीं समाता था, वह महाराणा दिल्ली दरबार की जगह उसके लिए दिए गए 200 गज के गिरदाव घेरे में कैसे समा जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। ओरा ने आसान, कितने सुंदर टकसाली सोरटे हैं। ओरा ने आसान हाका हरवड़ हाड़नो और किम हाड़े कुण राण जिण हरवड़ साया हंकिया। दूसरे राजाओं के लिए आसान है कि वे शाही सवारी में हकाड़े जाने पर भी आगे बढ़ते चले, किंतु वह प्रतापी गोहिल वंश उस तरह कैसे चलेगा जिसने बादशाह को अपनी हिरोल में हकाल लिए थे। एक और कितना सुंदर इन्होंने लिखा है, सिर झुकिया शहशाह सिंहासन जिण सामने, अब रणनो पंगत राह फाबे किम तोने फता। जिस सिंहासन के सामने बादशाहों के सिर झुके हैं, शरावनत हुए हैं, उसके अधिकारी होते हुए भी है फतेह सिंह तुझे पंक्ति में आसन प्राप्त करना कैसे शोभा देगा। ये देखिए आप, ये चुंगटी ही तो है, एक ऐसी चिकोटी, शब्दों की चिकोटी। देखेला हिंदवाण, कितने सुंदर पंक्तियां हैं कि देखेला हिंदवाण निज सूरज दिस नेहसू और पण तारा परमाण निरख निशासा नाक्सी। ये वही है जो दुर्सा जी ने कही थी। देखिए आप पंक्तियां, समस्त हिंदू अपने सूर्य की ओर जब स्नेह सिक्त आंखों से देखेंगे, उस समय वह एक तारे के रूप में दृग्गोचर होगा, तो वे अवश्य ही परिताप के निश्वास डालेंगे। स्वामी ज्ञानानंद केसरी सिंह जी की साहित्य प्रतिभा का बहुत सम्मान करते थे और भारत धर्म महामंडल बनारस के अध्यक्ष दरभंगा के महाराजा ने इन्हें कवि रत्न की उपाधि भी दी। 31 मार्च 1914 को उन्हें ब्रिटिश सरकार ने शाहपुरा में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आजीवन कारावास पर भेज दिया गया। शुरू में आप कोटा की सेंट्रल जेल में रहे। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, ये कितना बड़ा सच है कि क्रांतिकारियों के पास देने के लिए क्या होता है। तो बेटी के विवाह के लिए भी मेवाड़ का ये एक मूल्य है कि हम यदि पिता नहीं हैं तो पूरा गांव, ऐसे कई गांवों के उदाहरण हैं जिन्होंने बेटियों के विवाह में हजार हजार साड़ियां दी है। ये एक ऐसा प्रसंग है जिसमें पूरा मेवाड़ उनके साथ है और उस बेटी के प्रति अपने जो विचार हैं उन भावों को भी खुद ही वो कैसे एक पत्र, लेकिन वो पत्र बड़ा प्रासंगिक बन पड़ा। मैं वो पत्र उस पुत्री के नाम जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ना चाहता हूँ। ये 1914 का है और आजन्म कारावास हो जाने के बाद कोटा सेंट्रल जेल से ये पत्र लिखा गया था। श्रीमती सौभाग्यवती चिरंजीवी बाई चंद्रमणि, प्रसन्न रहो, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर परम संतोष हुआ। मेरे संबंध में तुम लोग चिंता काल न बिताकर अपने धर्म और कर्तव्य का ही मनन करो। इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा कि भारत में जन्म लेने के साथ ही जो कर्तव्य मानव जीवन के साथ अविच्छिन्न प्राप्त होते हैं, जो ऋण प्रत्येक देश संतान पर, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सब पर रहता है, उसी कर्तव्य को पूर्ण करने, उसी ऋण से मुक्त होने में हमारा कल्याण है। मेरे हिस्से को मेरे लिए ही छोड़ दो। यह भगवत परीक्षा का काल तीव्र गति से जा रहा है। उत्तीर्णता का आधार केवल मेरे आंतरिक बल पर निर्भर है और उस अंतर में वह परीक्षक आदि गुरु स्वयं विराजमान है। चाहे सच्चे जीवन के रहस्य को
और नकद धर्म के मर्म को न जानने वाले हमारे कुटुंब पर आई हुई विपत्ति परंपरा को देखकर नाना प्रकार के फैसले देते हुए बिना कीमत की टीका टिप्पणी में लोग लगे होंगे और वे वाक्य तुम्हारे कानों तक भी पहुंचते होंगे, परंतु तुम्हारे धैर्य और विचारों पर मुझे संतोष है। तुम अवश्य ये जानकर संतुष्ट होगी कि भारत के एक महत्वपूर्ण प्रदेश में जागृति होने का प्रारंभ अपने परिवार की महान आहुति से हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र नाथ पुरोहित। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने बैरेट जी की विशेषता में जो है कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था, ऐसे उदाहरण तो हैं कि पिता ने पुत्र को देश की बलिवेदी पर चढ़ने को भेज दिया, परंतु यह पहला उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ जामाता ईश्वरदान को भी आगे कर दिया। केसरी सिंह बारहट ने कलम और शस्त्र दोनों से एक साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। ठाकुर केसरी सिंह बारहट जैसे राष्ट्रनायक को नमन। राजस्थान केसरी। प्रस्तुति महेंद्र लालस। आकाशवाणी उदयपुर। बालो लागे जी के माने प्यारो लागे। भारत माता की आन बान और शान की खातिर हमारे क्रांतिकारियों ने दमनकारी हुकूमत की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना कई बड़े कामों को अंजाम दिया, लोगों को एकजुट किया। पंजाब की भूमि भी कई क्रांतिकारी विभूतियों की जननी और आंदोलनों की साक्षी रही है। प्रस्तुत है एक और गाथा एक प्रखर क्रांतिकारी लेखक की। कोई और आरजू नहीं है, आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। जी हां, बिल्कुल इसी सोच से ओतप्रोत थे सरदार अजीत सिंह। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की। देश के लिए जान कुर्बान करने वालों की बात हो और अजीत सिंह की लासानी शहादत भुला दी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो खुद को सौभाग्यशाली मानते थे कि उनका जन्म खटखट कला में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत जब हम पंजाब की भूमिका की पड़ताल करते हैं तो अजीत सिंह का नाम जुझारू सेनानी के रूप में सामने आता है। डॉक्टर बलविंदर सिंह। अजीत सिंह अपने समय के सुशिक्षित और समाज राजनीतिक व समाज आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ रखते थे। सन 1906 ईस्वी वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब वे अपने भाई व भगत सिंह के पिता किशन सिंह के साथ सम्मिलित हुए तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के प्रभावपूर्ण विचारों को सुना। तत्पश्चात उन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और अंग्रेजी कुशासन का विरोध करने वाले पर्चे बांटने आरंभ किए। 23 फरवरी 1881 में जन्मे अजीत सिंह ने स्कूली शिक्षा जालंधर और बंगा में पूरी की। लॉ कॉलेज बरेली गए उच्च शिक्षा के लिए, पर तबीयत नासाज होने पर वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने यूरोपियन लोगों को उर्दू और पंजाबी पढ़ानी शुरू की। उन दिनों अंग्रेजों से निकटता बढ़ाने और उन्हें अंदर से जानने की बहुत जरूरत थी। अजीत सिंह को लगा कि बिना उनकी मनोवृत्ति जाने उन्हें देश से बाहर निकालने में दिक्कतें आएंगी। शिक्षक होने के नाते वे बिना रोक टोक अंग्रेजों के दफ्तरों में आ जा सकते थे। यह उनकी दूरदर्शी सोच का ही परिणाम था कि वर्ष 1906 में भारत माता सोसाइटी बनाई और सक्रिय राजनीति में आ गए।
कोई कितना संवेदनशील हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अकाल पीड़ितों की सेवा करने के दौरान एक लड़की मिली। उसका नाम हरनाम कौर था। अकाल ने उसके मां बाप छीन लिए थे। सरदार अजीत सिंह ने उस लड़की से शादी कर ली। ताउम्र हरनाम कौर ने दुख में, सुख में, जंगे आजादी में उनका साथ दिया। हो सकता है कि उनका काम शहीदों जैसा बड़ा ना हो, पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने महिलाओं को तर्कशील सोच दी, अंधविश्वास, जात पात और अनपढ़ता त्यागने के लिए प्रेरित किया। रोटी, कपड़ा और मकान से पहले शिक्षा को जरूरी बताया। सरदार अजीत सिंह का कद इतना बड़ा था कि 1906 में कांग्रेस के 22वें समागम में वे लाला लाजपत राय के साथ शामिल हुए। 1907 में पेशवा नामक पत्रिका शुरू हुई, जिसमें लोगों को लेखों के जरिए जागरूक किया गया कि अब मांग पत्र देने से काम नहीं चलेगा, अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा। इसी वर्ष सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा मुहिम चलाई। इसे झंग के संपादक बांके दयाल ने गाया था। यह गीत किसानों के हक छीनने वाले कानूनों के विरोध में गाया गया और देश भर में लहर बन गया। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया मालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा। आज भी ये गीत उतना ही प्रासंगिक है। उनका 40 साल का अनुभव, उनकी आत्मकथा जिंदा दफन में कलमबद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम के उनके किस्से, उनकी यादें, अलग अलग देशों की संस्कृति के बारे में उनको जहां मौका मिलता वो बताते। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि 1.5 लाख अंग्रेज 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज नहीं कर सकते। हालात इतने बुरे हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में कोई भारतीय राजा भी सड़क पर चल नहीं सकता। वहां अंग्रेजों के कुत्ते मालिक के पीछे पीछे जहां मर्जी जा सकते हैं। भारतीय अच्छे होटलों में रुक नहीं सकते। ट्रेन में पहले दर्जे के डिब्बे में सफर नहीं कर सकते। 9:30 बजे के बाद रोगी के लिए डॉक्टर तक पहुंचना असंभव है। एक अन्य भाषण जो दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, में उन्होंने कहा कि अब बर्तानिया सरकार को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है। उन्होंने किसानों से टैक्स ना देने वाले फार्मों पर अंगूठा लगवाया और संसद को अल्टीमेटम भिजवाया। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में 10,000 भारतीयों को प्रशिक्षित किया कि कैसे अंग्रेजों से लोहा लेना है। इस दौरान वे गदर पार्टी के भी अंग संग रहे। जंगी कैदियों तक में जोश भरा। 1941 में यूरोप में सुभाष चंद्र बोस से मिले। यहीं आजाद हिंद फौज खड़ी करने का संकल्प लिया गया था। 1945 में प्रचार करते हुए गिरफ्तार करके सरदार अजीत सिंह को जब नजरबंद किया गया तो वो बीमार पड़ गए। वर्ष 1946 के एक खत में उन्होंने भारत जीवित जाने की इच्छा जताई। उन्हें पहले कराची आराम करवाया गया और बाद में दिल्ली भेजा गया। यहां से उन्हें डलहौजी ले जाया गया, पर उनकी तबीयत ना सुधरी। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब देश आजादी में सांस ले रहा था, तब वे जीवन मुक्त हो चुके थे। जीवन मुक्ति से पहले उनकी ख्वाहिशों को कुछ इस तरह याद किया जा सकता है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद।
पगड़ी संभाल जट्टा। आलेख डॉक्टर गीता वर्मा। वाचन स्वर बिरेंद्र सिंह। प्रस्तुति सोहन कुमार। आकाशवाणी जालंधर। हमने शुरू में उल्लेख किया सामाजिक नवजागृति की दिशा में लेखन की विविध विधाओं का। इस ओर व्यंग लेखन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज में व्याप्त किसी विसंगति पर रोचक अंदाज में तीखा प्रहार करना, पाठक को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करना तो कोई व्यंग्यकार ही कर सकता है। और ये एक दुर्लभ विधा है। ख्याल आया कि ये जन्म शताब्दी वर्ष है हिंदी व्यंग्य लेखन के अग्रदूत हरिशंकर परसाई का। उन्हें याद करते हुए प्रख्यात साहित्यकार ज्ञानरंजन। हरिशंकर परसाई भारतीय मध्य वर्ग के सबसे लाडले लाजवाब रचनाकार हैं। उन्हें स्वतंत्र भारत और मध्य वर्ग का एक साफ सुथरा दर्पण भी कहा जाता है। हरिशंकर परसाई को यूं भी बार बार पढ़ना अच्छा लगता है कि एक शताब्दी बाद उनका साहित्यिक विजन पूरी तरह समकालीन और ताजा है। उनकी व्यंग रचनाएं स्वतंत्र भारत का वास्तविक चेहरा बन गई हैं। उनकी रचनाओं से गुजरते हुए पता लगता है कि हमारे समाज को गढ़ने और तोड़ने वाली सभी धाराओं, घटनाओं को परसाई जी तीखी नजर से देख रहे थे और रच रहे थे। मेरी यह मान्यता है कि हरिशंकर परसाई ने अपने रचनात्मक युग में जैसे जोखिम उठाए वैसे प्रेमचंद के बाद कम ही लेखक होंगे। इस प्रसंग में वे बिरले रचनाकार हैं। उन्होंने पाया कि प्रेमचंद के फटे जूते भी व्यंग का एक त्रासद विषय हो सकते हैं और इस तरह परसाई जीवन की तीखी आलोचना करते हैं। मेरी यह समझ है कि परसाई के शताब्दी वर्ष में उन पर गंभीर विमर्श का अवसर आया है जो दुर्भाग्य से अभी तक अनुपस्थित था। बड़े आलोचक नामवर सिंह ने लिखा है कि परसाई को समझने और विश्लेषित करने के लिए हमें नए आलोचना शास्त्र की जरूरत पड़ेगी, पर यह कर पाना एक कठिन कर्म है। तोड़ना और विखंडित करना एक ऐतिहासिक काम होता है जो सदैव संभव नहीं। हमारे यहाँ यानी हमारी भाषा की भट्टी में नए औजारों के इस्तेमाल करने वाली किसी विभूति का अभी भी इंतजार है। एक कठिनाई और है, वह यह कि परसाई जैसे जीनियस अपने चारों तरफ एक स्वमेव का आपातकाल लागू कर देते हैं। इस चक्रव्यूह के कारण कभी कभी उनके निकट तक आलोचनाओं, आशंकाओं और सवालों का प्रवेश नहीं हो पाता और आसपास एक मुग्ध संसार ही रह जाता है। परसाई एक मैटनी आइडियल की तरह थे जिसकी भीतरी पीड़ाओं और हलचलों की प्रायः अनदेखी रह जाती है। उनका नर्क और स्वर्ग एक जैसे थे। अब जबकि उनको दिवंगत हुए काफी समय गुजर चुका है, तब एक आजाद विमर्श की गुंजाइश बढ़ गई है। हरिशंकर परसाई के बारे में एक बड़े विचारक ने कभी यह टिप्पणी की थी कि स्वतंत्रता के बाद के भारत को जानना हो तो परसाई की रचनावली से गुजरना अनिवार्य है। आज जब पूरा वक्ती लेखकों की संख्या हिंदी में तो नगण्य ही हो चुकी है, तब हमें परसाई के समय की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि परसाई एक संपूर्ण पूरा वक्ती लेखक थे। उन्होंने चाकरी नहीं की, कुछ दिनों के लिए की भी तो तड़प के उसे छोड़ भी दी। आज के संपत्तिशाली समय में पूरा वक्ती लेखक होना कठिन और चुनौतीपूर्ण है और परसाई ने अपने स्वतंत्र लेखन के लिए इस मार्ग को चुना। इसीलिए वे एक उच्च स्तरीय कॉलम राइटर भी बने और अंत में तथा सुनो भाई साधो उनके साथ शानदार स्तंभ स्वीकृत हुए। व्यंग्य की प्रयोगशाला में परसाई तरह तरह के अनुसंधान करते हैं। उन्होंने गद्य की कई विधाओं में लेखन किया है। जैसे वे केवल व्यंग्यकार ही नहीं, मुकम्मल कहानीकार भी थे। उनका यह पहलू
काफी अंधेरे में रह गया है। 1 घंटे का साथ, स्मारक, सेवा का शौक, भीतर का घाव, जिंदगी और मौत आदि परसाई जी की ऐसी कहानियां हैं जो लगभग समय के कोहरे में डूब गईं। फिर भी उनकी एक कालजयी कथा है, चूहा और मैं, जिसकी संयोग से काफी चर्चा हुई। यहाँ मेरा मकसद कहानियों की गिनती का नहीं है, पर इतना संकेत करना जरूरी लगता है कि परसाई की कहानियां कभी सरलीकरण की तरफ नहीं जाती। वे जीवंतता और बौद्धिक तटस्थता से काम लेती हैं। मुझे लगता है कि समाज के जटिल स्पंदनों और साहित्य की तात्विक बुनावट के समांतर चले बिना परसाई के गर्भगृह में जो शिशु पलता है, उस तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। परसाई समग्र में पाठकों को सूक्तियों का विपुल भंडार मिलेगा। इन सूक्तियों ने काल से होड़ ली है और वे हर समय जीवित हैं। उनकी यह अद्भुत मान्यता थी कि सत्य को भी प्रचार चाहिए, अन्यथा वह मिथ्या मान लिया जाएगा। इस प्रकार वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक विचारक और लोक उपासकों में करीब देखे जा सकते हैं। हरिशंकर परसाई के विपुल और विविध लेखन के मिजाज को समझने के लिए एक बार फिर दोहराता हूँ कि उनकी लंबी सुंदर देह के भीतर जो आत्मिक मनुष्य था, उसके मिथक को खोलना हमारा कर्तव्य है। परसाई समय के कूट करिश्मों से अवगत थी। वे चैतन्य और स्फूर्त लेखक थे। मीडियोक्रिटी कभी उनके पास फटकी नहीं। इसी वजह से परसाई का रचनात्मक कद निरंतर बढ़ता गया, मृत्यु के बाद भी बढ़ा। समझना होगा कि हम 21वीं शताब्दी में परसाई जैसे लेखकों की सहृदयता के कारण ही पहुंच सके हैं, और यह यात्रा निरंतर जारी है। साहित्यकार ज्ञान रंजन को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य दिनेश नामदेव, आकाशवाणी जबलपुर। इस माह आयोजित कुछ साहित्यिक समारोह मानो पाठकों, रसिकों, पुस्तक प्रेमियों की सेवा में शब्द वृष्टि कर रहे हों। हाल ही में आयोजित दिल्ली पुस्तक मेला, वर्तमान में चल रहे पुस्तकालय महोत्सव और साहित्य अकादमी द्वारा भोपाल में आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव विविध भाषाओं, शैलियों, विचारों और परंपराओं की संगम स्थली ही कहे जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इन जगहों पर जाना, यहाँ के इवेंट्स अटेंड करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। साहित्य जगत को पिछले दिनों एक गहरी क्षति पहुंची। हास्य लेखक, पत्रकार और रंगकर्मी शिरीष कणेकर का मुंबई में निधन हो गया। वो 80 वर्ष के थे। क्रिकेट पर भी उन्होंने लेखन किया। पत्रिका की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। समय का ये पड़ाव साहित्य जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों के जीवन चक्र की तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, फिराक गोरखपुरी और कन्नड़ साहित्यकार वी.के. गोकक के अतुलनीय योगदान को साहित्य भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।